Hi students, myself Priya, your chemistry faculty at competition. So students, कल एक KPY का एग्ज़ाम हुआ था, आप लोगों ने दिया ही होगा. तो उस एग्ज़ाम के जो ऐसे वाला पार्ट था 2022 का, उसके सॉल्यूशंस लेकर आज मैं अवेलेबल हूँ आपके सामने. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो देखो, अगर आप पेपर देखोगे तो इतना कोई ज़्यादा टफ नहीं था. अगर बच्चे ने अच्छे से तैयारी की है तो उसका अच्छे से अटेम्प्ट हो जाता. जैसे कि अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखूं तो फर्स्ट क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का है, इक्विलिब्रियम चैप्टर का है. उसमें दिया क्या है, कंसीडर द रिएक्शन. आपको एक रिएक्शन दी है कि P जो है वो Q बना रहा है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है इस रिएक्शन का, दैट इज 1.5. ओके, द रिएक्शन इज स्टार्टेड इन अ वेसल विद अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ. स्टार्टिंग में जब रिएक्शन हुई थी टाइम 0 पर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 थी और Q की कॉन्सेंट्रेशन 0 थी. ओके, ये बात उसने बोली है. और फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया. इक्विलिब्रियम मान लो किसी T टाइम पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो उसमें से इसमें X पार्ट डिसोसिएट हो गया तो इसका X पार्ट बना होगा. अगर इसमें से X पार्ट डिसोसिएट किया होगा तो Q का X पार्ट बना होगा. क्लियर ये चीज. तो अगर मैं K इक्विलिब्रियम लिखूं इसके लिए तो क्या हो जाएगा, Q की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय P की कॉन्सेंट्रेशन. अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो Q इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय P इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्वल टू X डिवाइड बाय 2 माइनस X. तो 1.5 डिवाइड बाय इज इक्वल टू X इंटू 2 माइनस X. सो हेयर 6 minus 3x is equal to 2x, which is equal to x is equal to 6 by 5. तो हमारे पास x जो है वो 6/5 आ गया. तो अगर ऐसा है तो Q की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 6/5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 4/5. यही होगी. क्लियर इतना. तो ये इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन है. अब इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद हाफ अमाउंट P का रिमूव कर दिया. ये बोला है, क्या बोला है मुझे, कि P का हाफ अमाउंट रिमूव कर दिया. अगर हाफ अमाउंट रिमूव कर दिया तो बचा क्या, 2/5. 2/5 रिमूव कर दिया, 2/5 बचा है. तो अब ये 6/5 है, ये 2/5 है. तो अब आपसे पूछा है कि कॉन्सेंट्रेशन Q की अब क्या रहेगी, किसके क्लोज रहेगी. तो मतलब देखो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अब इसकी ज्यादा है और इसकी कम है, ये समझ में आ रहा, सॉरी ये 0.4 है, ये 0.4 है एंड दिस इज 1.2. ठीक है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके. तो इसमें से कुछ y घटा होगा और इसमें कुछ y ऐड हुआ होगा, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करना स्टार्ट करेगी. जैसे ही प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम आपको अपने आप को रीस्टैब्लिश करने के लिए बैकवर्ड चलना स्टार्ट कर देता है. क्लियर ये चीज. तो यहाँ पर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, दैट इज 3/2. ओके, तो ये 6/5, तो 6 minus 5y डिवाइड बाय 2 plus 5y, दैट इज इक्वल टू 6 plus 15y. तो 25y इज इक्वल टू 6. तो y इज इक्वल टू 6/25. ये वैल्यू आ गई. y कितना है, 6/25. तो मुझे Q की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो 6/5 माइनस 6/25 विच इज इक्वल टू 30 माइनस 6, 24/25. दैट विल बी इक्वल टू 0.8 समथिंग. ओके, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 24/25 कितना आ जाएगा, 0.96. दैट इज इक्वल टू B. क्लियर. तो आंसर इसका कितना था, B था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अ गैस इज रिवर्सिबली एक्सपांडेड फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट टू द सेम फाइनल वॉल्यूम यूजिंग आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस. तो देखो, इसमें आपको ग्राफ बना के देखना था सिंपल. P वर्सेस V का हम ग्राफ देख लेते. क्यों देखेंगे, क्योंकि वो जो एरिया जो इसके कर्व आता है उसके अंडर का जो एरिया होता है, एरिया अंडर दैट PV कर्व इज इक्वल टू दी वर्क डन बाय दी सिस्टम. ओके, तो आइसोबारिक है, आइसोबारिक के लिए मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा. तो मान लेते हैं ये आइसोबारिक है. ठीक है, आइसोबारिक का ये कर्व आएगा. आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है. तो ये अगर एडियाबैटिक है तो ये आइसोथर्मल रहा होगा. दिस इज योर आइसोबारिक, दिस इज आइसोथर्मल एंड दिस इज एडियाबैटिक. थर्मोडायनेमिक्स में हम ये पढ़ते हैं. क्लियर. और सेम इनिशियल फाइनल वॉल्यूम और जो वो है वो सेम रहेगा, मतलब आपको कर्व यहां तक लेके जाना होगा ये सारा. इज दिस क्लियर. ओके, सो अब अगर हम बात करें यहां पर
एरिया अंडर द कर्व की, तो आइसोबैरिक का एरिया ज्यादा हो जाएगा, आपको खुद दिख रहा है, आइसोबैरिक का एरिया पूरा ये होगा। क्लियर? ऐसे ही हमारे पास आइसोथर्मल का उसके बाद और एडियाबैटिक का सबसे लास्ट में, तो आइसोबैरिक फिर आइसोथर्मल फिर एडियाबैटिक, दैट इज ए ऑप्शन। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला है, आपको वॉल्यूम गिवन है, H2 का वॉल्यूम गिवन है, Cl2 का वॉल्यूम गिवन है, STP कंडीशंस में गिवन है और HCl के मोल्स बताने हैं रिएक्शन होने के बाद। तो सिंपल है, सबसे पहले रिएक्शन लिखो, H2 जो है Cl2 से रिएक्ट करके 2HCl बना रहा है, बैलेंस है रिएक्शन, बैलेंस्ड है। उसके बाद आप मोल्स निकालो H2 और Cl2 के, क्योंकि STP पे कंडीशंस है, STP कंडीशंस पे आप क्या कर सकते हो, मोल्स ऑफ H2 22.4 डिवाइड बाय 22.4, ऐसे ही इसके मोल्स निकालोगे, ये 1/4 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ क्योंकि हमें क्या बताना है, कितने HCl के मोल्स बने, तो उससे पहले मुझे लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। मैम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं? सिंपल है, ये 1 है, ये 0.25 है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 जो है 1 से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ 0.25 से रिएक्ट करेगा, मतलब H2 जो है वो बच जाएगा, 0.75 बच जाएगा। तो Cl2 इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, दिस इज योर एक्सेस रिएजेंट। एक और तरीका होता है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का, डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, इसको भी, जिसकी रेशियो कम आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जैसे कि Cl2 की आ रही है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग हम HCl के मोल्स बताएंगे। 1 मोल Cl2 2 मोल HCl बना रहा है, 0.25 मोल HCl बनाएगा, तो योर आंसर इज सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, A bulb emits monochromatic yellow light of wavelength this. If rate of emission of quanta per second of the bulb is this, the power of the bulb. So see, आपको क्या गिवन है, आपको एक जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ गिवन है, वो भी माइक्रोन में। तो आप एनर्जी निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, 12400 या फिर डायरेक्ट hc/λ करके निकाल लो। h is 6.62 into 10⁻⁻34, c is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इस माइक्रोन को कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 0.57 into 10⁻⁻6, तो ये जूल में आपके पास एनर्जी आ जाएगी। क्लियर? ओके, ये किसकी आई है, एक फोटोन की आई है। ओके, अब आपको निकालना है कि 1 सेकेंड में पावर कितना होगा बल्ब का, तो 1 सेकेंड में पावर कितना होगा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। टाइम 1 सेकेंड दिया है, मतलब टोटल एनर्जी के बराबर ही रहेगा। टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे मैम? टोटल एनर्जी निकालने के लिए जितनी एनर्जी आई है अपनी, उसको मल्टीप्लाई कर दो जितने भी नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ क्वांटास एमिट हो रहे हैं, और जब हम इसको मैम सॉल्व करेंगे तो 50 के अराउंड टोटल एनर्जी आ जाएगी, और अगर पावर निकालेंगे तो 50 वाट आ जाएगा। तो आंसर इज बी। इज दिस क्लियर? ओके, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना था, एक फोटोन की एनर्जी निकालनी थी, hc/λ निकाल के उसको इनटू टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स करना था, टोटल एनर्जी आ जाती, और 1 सेकेंड में पूछिए तो टोटल एनर्जी बराबर पावर के होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइसोलेटेड चैम्बर इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स बाय अ पार्टीशन विद एन आइडियल गैस इन 1 हाफ। ये आपको दिया है, यहाँ पर इक्वल हाफ में बांटा गया है इसको। ओके, इसमें एक में आइडियल गैस प्रेजेंट है। बोला है कि अगर मैं एक होल बना दूं यहाँ पर मान लो एक होल बन गया, और उसमें से गैस जो है वो पास कराएं ताकि वो फुल चैम्बर में रिलीज हो जाए, तो कौन सा पैरामीटर चेंज होगा? तो देखो सिंपल है, आइडियल गैस जो है इफ्यूजन करके बाहर फैल रही है। ओके, तो फैल रही है तो उसको जगह ज्यादा मिल रही है, वॉल्यूम ज्यादा मिल रहा है। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या कर जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, टेम्परेचर में भी कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो प्रेशर क्या कर जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर आयोडीन इज अ स्लो प्रोसेस। देखो आप लोगों ने हेलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ी होगी, उसमें हम बोलते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन I2 से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव आइडो अल्केन। क्लियर? अब उसने बोला है कि ये बहुत स्लो और रिवर्सेबल प्रोसेस है, साथ में HI भी बनता है। क्लियर? तो अब उसने ये बोला है कि किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करा सकते हैं। तो देखो होता क्या है, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सेबल है, तो अगर मैं एक प्रोडक्ट को निकाल दूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन घट गई है। क्लियर? लीचेट-ले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो HI को निकालने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है, दैट इज HiO3।
वो इसको I2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये I2 में कन्वर्ट हो गया, डिक्रीज हो गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी और हमारे पास आयोडीन अल्केन ज्यादा बनेगा, रिवर्स जो अकॉर्डिंग टू ली चैटलिया प्रिंसिपल। तो आंसर इज डी। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो देखो आपको क्या दिया है, एक बेंजीन दिया है और एक नाइट्रोबेंजीन दिया है मैम, और दोनों की रिएक्शन में 1 मोल एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl डाला है। तो अब इसने बोला है कि कौन सा रिएक्शन शो करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब आप खुद देखो, 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है, और इन दोनों के पास ही इसके साथ 1 मोल के साथ रिएक्ट करने का चांस है, तो कौन रिएक्शन करेगा। अब ऑफकोर्स ही बात है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि बेंजीन पे रेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। क्लियर ये चीज? तो इन दोनों में किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसके पास। ऑफकोर्स सी बात है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू -m इफेक्ट ऑफ इसका वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है, सोख लेता है, जिसके कारण इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा ही रहती है। तो ये इससे रिएक्ट करके फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करता है और ये प्रोडक्ट बनता है और इसे बोलते हैं एसीटोफिनोन। दिस इज नोन एज एसीटोफिनोन। तो आंसर इज ए। आंसर इज ए। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है। तो देखो आप इसको देखो, इसमें तो कुछ नहीं लग रहा, सिंपल प्लस आई लग रहा है इनका, इसमें रेजोनेंस लग रहा है, इसमें 2 और 2 4, ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, बट क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करती है, तो ये एंटी एरोमेटिक रिंग है। और एज यू नो एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, दीज आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ओके, यहां पर भी प्लेनर है, साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि मैम 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मींस दिस इज एरोमेटिक इन नेचर। क्लियर? तो एरोमेटिक की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो 4th की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है और 3rd की स्टेबिलिटी सबसे कम है। या तो आप ये देख के डायरेक्ट सी आंसर लगा सकते थे, आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर मुझे सेकंड और फर्स्ट में भी चेक करना है तो सेकंड में क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है और फिर फर्स्ट की। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला है कौन सा 2 मिथाइल ब्यूटेन को रिप्रेजेंट नहीं करता। देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या होगा, ये होगा, दिस इज योर 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? ओके, सो 2 मिथाइल ब्यूटेन को कौन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। पहले तो आप क्या करो ना, आप इतना चेक करने की जरूरत ही नहीं है न्यूमैन सॉहोर्स, आप सिंपल सीधा ये चेक करो कि कार्बन कितने कितने प्रेजेंट है जो आपको गिवन है। तो अगर आप देखो इसमें एक कार्बन, एक ये वाला कार्बन होता है, एक जो पॉइंट होता है वो कार्बन, एक सर्कल वाला, एक ये सर्कल वाला, तो 2 3 4 5, इसमें 5 हैं, 1 2 3 4 5 5 हैं, 1 2 3 4 5 हैं, 1 2 3 4 4 हैं, तो ये तो रिप्रेजेंट किसी भी हालत में नहीं कर सकता क्योंकि 5 कार्बन तो होने ही चाहिए। तो आंसर इज सी, कुछ चेक नहीं करना। और इज दिस क्लियर? डायरेक्ट आंसर हो जाता। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको कार्बन चेक करने थे और आ जाता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ 1 ethyl pentene, you have this 1 ethyl pentene, और इसकी रिएक्शन BH3 से करा रहे हैं, H2O2 NaOH। अगर आपने रिएक्शन पढ़ी हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन अल्कीन्स, दैट रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको बोलेंगे, इसका नाम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है। और जब आप इसका मैकेनिज्म देखोगे तो ये सिन एडिशन शो करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास अगर ये डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड पे जाकर BH2H साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ऐसा कुछ बनता है, और ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये हाइड्रोजन यहां पर ये कुछ बनता है, ठीक है, और फिर ये टूट जाता है टू गिव CH3 CH2 BH2। ऐसे ही सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं। और फिर सिंपल सी बात है कि लास्ट में, मतलब एक तो ये था कि सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन का मतलब है कि हाइड्रोजन और BH2 दोनों सेम तरफ से अटैक करते हैं। क्लियर?
और दूसरा ये है कि एडिशन ऑफ वाटर होता है। एडिशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि आप पूरा मैकेनिज्म देखोगे तो डबल बॉन्ड पर वाटर जो है वो ऐड कर जाता है टू गिव एल्कोहल। और कैसे होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होता है। मतलब OH वहां जाएगा जहां पर OH कहां जाएगा? वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा होंगे। क्लियर? ओके, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होता है और इसमें सिन एडिशन होता है। मतलब H और OH जो जाएंगे वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, सेम तरफ जाएंगे, कुछ भी हो जाए। क्लियर? तो अब अगर मेरे पास इथाइल है और ये है, तो मुझे पता है कि H और OH को सेम तरफ जाना है और OH को जाना भी कहाँ है? यहाँ पर। OH यहाँ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा मैम? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है ना, हाइड्रोबोरेशन करता ही नहीं मार्कोनिकॉफ, वो एंटी मार्कोनिकॉफ करता है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ OH जाएगा, बट यहाँ जो OH जाएगा वो इथाइल से परे जाएगा। क्यों? क्योंकि H जो है, H और OH सेम सिमेट्री रखेंगे। तो अगर इथाइल ऊपर की तरफ है तो हाइड्रोजन जो है वो नीचे की तरफ होगा, तो OH भी नीचे की तरफ होगा, वो ऊपर की तरफ नहीं होगा। इज दिस क्लियर? तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगर इथाइल नीचे की तरफ होता तो OH ऊपर की तरफ होता, मतलब ट्रांस बनाता। क्लियर? सिस नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम और मैग्नीशियम। आपको पता है लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो डायगोनल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और वो क्यों करते हैं? ड्यू टू सिमिलर आयनिक साइजेस। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते हो कि जब एल्कली मेटल्स को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व किया जाता है तो होता क्या है? जैसे मान लो मेरे पास एल्कली मेटल सोडियम है, अमोनिया में डिसॉल्व किया तो ये अमोनिएटेड केटायन बनाता है और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाता है। जब भी हमारे पास ये अल्कली मेटल्स को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व किया जाता है तो ब्लू कलर सोल्यूशन ऑब्टेन होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इज दिस क्लियर? और जब तक हमारे पास सोल्यूशन जो है कंसंट्रेटेड नहीं है तो ये पैरामैग्नेटिक रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास क्या क्या दिया है? ब्लू कलर है सोल्यूशन का, सही है। ब्लू कलर सोल्यूशन का क्यों है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण, बिल्कुल सही है। ऑन स्टैंडिंग द ब्लू कलर सोल्यूशन लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस, ये भी सही है, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन जो है आप उसको रख दोगे सोल्यूशन को तो ये सोडियम जो है अमोनिया से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। आपने वो रिएक्शन पढ़ी होगी कि एक्टिव हाइड्रोजन की रिएक्शन जब हम सोडियम से कराते हैं, किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन की, जब वो ऑक्सीजन से अटैच हो, सल्फर से अटैच हो, हेलोजन से अटैच हो, C ट्रिपल बॉन्ड C वाला H हो या फिर अमोनिया वाला हो, तो वो क्या करता है? अमोनिया से मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो आंसर इज दिस रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? सोल्यूशन पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायोनाइल टेट्राफ्लोराइड। थायोनाइल टेट्राफ्लोराइड का ये होता है, तो आप इसकी ज्योमेट्री ढंग से बनाओगे ना तो ये बनती है। इसका स्टेरिक नंबर 3 है, स्टेरिक नंबर 5 है। स्टेरिक नंबर 5 होने के कारण ये क्या बना लेता है? स्टेरिक नंबर 5 होने के कारण ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री बनाता है, जिसमें आपको पता है कि ये इक्वेटोरियल, ट्राइगोनल प्लेन पे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं ये, और ये एक्सियल बॉन्ड होता है। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर पे हैं ये, और जो हमारे पास डबल बॉन्ड और लोन पेयर होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाता है और हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पोजीशन पे जाता है अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, बिल्कुल है। सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड ट्राइगोनल प्लेन पे है, बिल्कुल है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल स्टेबिलिटी। वाटर दिया है, H2S दिया है, H2SC दिया है और H2TE दिया है। थर्मल स्टेबिलिटी होता क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी है कि कितना भी टेम्परेचर कर दो, कितने हाईएस्ट टेम्परेचर तक जाकर वो मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जाकर वो ब्रेक होगा उतनी ही उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी देखूँ तो किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है? तो डाउन दी ग्रुप जाते जाते एज यू नो कि साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम। टेलुरियम का साइज बड़ा है, फिर सिलेनियम, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। क्लियर? और हाइड्रोजन का साइज उतना ही है। तो अगर आपने सुना हो ये बात कि जितना ज़्यादा साइज डिफरेंस कम होगा ओवरलैपिंग उतनी अच्छी होगी। तो मान लो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो इनकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी, और ये हाइड्रोजन और ये टेलुरियम है तो इनकी ओवरलैपिंग
बेकार होगी, पुअर होगी। तो ओवरलैपिंग अगर पुअर होगी तो इनमें इजिली ये टूट जाएगा एज कंपेयर टू इसके। तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, तो ये ऑर्डर रहता है। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडिक प्रोटॉन्स बताने हैं H3PO2, H3PO3 और H3PO4 में। तो देखो H3PO2 क्या होता है स्ट्रक्चर, H3PO3 क्या होता है और H3PO4 क्या होता है। जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है वो अपना H+ की फॉर्म में निकल सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3। तो आंसर इज 1 2 3 विच इज ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रोकार्बन है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C5H10 और बोला है कि ये आपका टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा अगर उसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से और वाटर से कराई जाएगी। तो द सेम हाइड्रोकार्बन व्हेन रिएक्टेड विद एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट प्रोड्यूस अ कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सी आपके पास टर्शियरी जो है वो C5H10 प्रेजेंट है, C5H10 में DU निकालोगे तो 1 आएगा, मतलब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और वो डबल बॉन्ड जो है KMnO4 से रिएक्ट करने पे कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, मतलब वो टूट जा रहा है। क्लियर? तो आप देखो साइक्लोपेंटेन तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ये तो कंसीडर करेंगे ही नहीं। पेंटीन है, 1 पेंटीन, 2 4 5, तो इसको अगर मैं कंसीडर करूं तो यहाँ पर अगर हम KMnO4 से रिएक्शन कराते भी हैं इसकी, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो दोनों तरफ एसिड बनेगा, दोनों तरफ एसिड बनेगा, एक बनेगा ब्यूटेनोइक एसिड और एक बनेगा फॉर्मिक एसिड। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूटने पे ये जो कार्बन है वो एल्डिहाइड बनाएगा और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज कर जाएगा एसिड में, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन ये हो सकता है। KMnO4 अगर हम डालते हैं तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक तरफ कीटोन बनेगा CH3COCH3, और आपको पता है कि कीटोन को ऑक्सीडाइज करना थोड़ा सा टफ होता है, एक तरफ एसिटिक एसिड बनेगा। तो आंसर इज दिस सी। और ये टर्शियरी अल्कोहल भी बना लेगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से वाटर डाल के करूंगी, मतलब एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर करेंगे तो इधर OH अटैच हो जाएगा और इधर H अटैच हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो प्रेजेंट है वो एस्टिमेट ड्यूमास मेथड से करेंगे। तो ड्यूमास मेथड से इतना दिया हुआ है। तो देखो ड्यूमास मेथड अगर आपने देखा होगा तो एक फॉर्मूला होता है 28 डिवाइड बाय ड्यूमास मेथड अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि वहां पर हमें वॉल्यूम की भी जरूरत पड़ती है और वेट की भी, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर और कुछ मेंशन नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं कि 17.7 ग्राम जो है हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है 100 ग्राम में, ठीक है। तो 14, क्योंकि एक नाइट्रोजन आटम का 14 ग्राम होता है, तो 14 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगी, तो डायरेक्ट ये करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, सॉल्व करो, 79 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो 79 पिरिडीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। क्लियर? क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लिया ना, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला से निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि सब में एक एक नाइट्रोजन है, सब में एक एक नाइट्रोजन है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है तो आप डायरेक्ट कॉमन सेंस लगाओगे तो उससे हो जाएगा क्वेश्चन कि हमारे पास एक एक नाइट्रोजन है, तो मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला 14 प्रेजेंट, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 होता है, तो उसमें मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालूंगी तो 79 आ जाएगा। नेक्स्ट, पिंक कलर सॉल्यूशन है कोबाल्ट नाइट्रेट का। पिंक कलर का है वो ब्लू कलर का कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है, क्या डालने पे, HCl डालने पे। तो क्यों होगा, तो देखो जब हमारे पास एक्वा सोल्यूशन पिंक कलर का नाइट्रेट का है ना, तो वो ऐसा दिखता है, कोबाल्ट H2O6 2 पॉजिटिव, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ते हैं। क्लियर? ऐसा कुछ दिखता है। तो ये जो है, क्योंकि वाटर का जो डी ट्रांजिशन, जो ऑक्टाहेड्रल के डी ट्रांजिशन होते हैं वो वीक होते हैं एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल वाले से।
ठीक है। तो जो ऑक्टाहेड्रल में डी ट्रांजिशन होता है वो वीक क्या शो करता है, वीक कलर शो करता है, उसकी इंटेंसिटी कम रहती है तो लाइट कलर शो करता है। लेकिन जैसे ही वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में जाता है, जैसे कि HCl पे इससे रिएक्ट करके COCl4 2 नेगेटिव बना लेगा, तो उसका इंटेंस कलर हो जाता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में जो डी ट्रांजिशन है वो स्ट्रांग होते हैं, जिसके कारण उसमें जो कलर इंटेंसिटी है वो ज्यादा शो होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये आंसर होगा, सॉरी ये आंसर होगा, ये तीनों नहीं होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, टाइट्रेशन का क्वेश्चन है बेसिकली। ये वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, वो रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहे होंगे प्लस वाटर बना रहे होंगे। अब आपसे पूछा है कि कौन सा इंडिकेटर हम यूज करें इस रिएक्शन के लिए। तो देखो इंडिकेटर चूज कैसे किया जाता है, बेसिकली हर इंडिकेटर की अपनी इंडिकेटर रेंज होती है, और वो जो इंडिकेटर रेंज है ना, अगर वो इंडिकेटर रेंज जो उसका इक्विवेलेंस पॉइंट की रेंज है, वो जो आपने जो भी टाइट्रेशन लिया है उस टाइट्रेशन का जो इक्विवेलेंस पॉइंट की रेंज है, उसके जब ओवरलैप करती है तो वो इंडिकेटर सुटेबल माना जाता है फॉर दैट टाइट्रेशन। ओके, तो अगर मैं इसके इक्विवेलेंस पॉइंट के अराउंड की रेंज निकाल लूँ तो मैं देख सकती हूँ कि कौन सा इंडिकेटर यूज हुआ है, क्योंकि हर किसी की रेंज आपको गिवन है इंडिकेटर रेंज। क्लियर। तो हम कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये कंप्लीटली रिएक्ट करके सॉल्ट में कन्वर्ट हो चुके होंगे, मतलब हमारे पास यहाँ पर वीक एसिड का सॉल्ट बन चुका होगा। और आपको पता है वीक एसिड का सॉल्ट जो होता है वो डिसोसिएट कर सकता है टू गिव अगेन सेम थिंग। ठीक है, मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लग रहा है बेसिकली यहाँ पे। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो क्या होता है, 7 + ½ pKb + ½ log C। और जब आप कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि 100 ml वॉल्यूम हो चुका है, तो कॉन्सेंट्रेशन उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। क्लियर ये चीज। और pKb कैसे निकालेंगे, kb आप निकालोगे kW में Ka करके, तो यहाँ पर जब kW में Ka करोगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 14। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, Kb आ जाएगा, इसको यहाँ पुट कर लेंगे तो आंसर pH का जो रहेगा अराउंड 8.43 कुछ रहेगा। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मतलब 8.43 रहेगा जब हम 50 ml NaOH ऐड कर चुके हैं। क्लियर, मतलब पूरा टोटल इसके इक्वल वॉल्यूम ऐड कर चुके हैं। जब इससे थोड़ा सा कम 49.9 कुछ करेंगे तो 7.46 कुछ के अराउंड आएगा, और जब हम इसका 50.01 कुछ कर देंगे तो 10 के अराउंड आएगा। तो आप देख रहे हो कि रेंज जो है वो 7.46 से 10 के अराउंड, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट 8.43 8.56 के अराउंड आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि हम फिनोफ्थलीन को यहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी ही रेंज जो है वो 8.3 से 11 के बीच में है, जो कि ओवरलैप कर रही है इसकी इक्विवेलेंस रेंज से। क्लियर, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि एक प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ दिया है, और ये आइसोबैरिक केस है, प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, और आपको एंट्रोपी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाना है। तो आप खुद देखो, जो एंट्रोपी चेंज होता है वो बराबर होता है NCP ln T2/T1 प्लस nR ln P1/P2। ये अपने पास, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास सिर्फ यही बचेगा NCP ln T2/T1। और जब हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो S = NCP ln T आ जाएगा प्लस समथिंग, कोई वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो बेसिकली मुझे टेम्परेचर और S का, एंट्रोपी और टेम्परेचर का ग्राफ देखना है। क्लियर, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है ये ln की टर्म्स में आ रहा है, तो ऑफ कोर्स ही बात है स्ट्रेट लाइन तो आएगी नहीं, C और D में से कोई ना कोई आंसर रहेगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो आप ये भी देख सकते हो कि डेल्टा S जो है वो बढ़ रहा है। दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एंट्रोपी बढ़ती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर मैं y से x जाऊँ या x से y जाऊँ, कहीं भी जाओ, y से x जाओ तो टेम्परेचर डिक्रीज, या फिर x से y चलो, x से y जाएं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो मतलब मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखो तो x से y जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है और एंट्रोपी भी बढ़ रही है, तो आंसर इज सी। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन से KVPY 2022 जो आपका हुआ है, कल ही संडे को ही जो पेपर हुआ है, उसके ऐसे वाले सॉल्यूशन से। क्लियर?